हेलो एवरीवन। आज हम क्लास नाइन्थ साइंस का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है साउंड वेव्स, इसके बारे में आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने पार्ट 1 में ये देखा था कि साउंड जो है वो सॉलिड लिक्विड गैस में से ट्रैवल करता है और सॉलिड में साउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड में उससे कम और गैस में सबसे कम। तो यहाँ पे इस टेबल के बेसिस पे हमें ये दो क्वेश्चंस का आंसर देना है कि जो स्पीड ऑफ साउंड की रेशो निकाली, हमने रेशो निकाली है इन दोनों में, स्पीड ऑफ साउंड की वाटर में विद रिस्पेक्ट टू स्पीड इन द एयर। तो स्पीड ऑफ साउंड वाटर में कितनी है 1500 अपॉन स्पीड ऑफ साउंड एयर में कितनी है 340। ओके, यहाँ से ये आ गया। उसके बाद स्पीड ऑफ साउंड इन स्टील, स्टील में कितनी है 5000 और स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर 1500। ओके, ये हमारे इनकी रेशो निकल गई। अब ये हमें बता रहा है कि दो फ्रेंड्स हैं, वो एक ये स्टील की फेंस बनी हुई है। तो यहाँ पे दो फ्रेंड्स हैं, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 340 मीटर। ओके, गुंजन यहाँ पे खड़ी है, गुंजन ने एक कान से अपना इस फेंस पे लगा रखा है और इधर से गुंजन का फ्रेंड है, ये यहाँ पे स्टील की कोई रोड है इसके पास, यहाँ से इस पे ये नोक करता है। तो अब हमने बताना है इसमें जैसे ये नोक करेगा, एक तो स्पीड साउंड इस फेंस के थ्रू जाएगा इसके पास और दूसरा जो यहाँ पे एयर प्रेजेंट होएगी उस तरफ से जाएगा। ठीक है, अब हमने ये बताना है कि टाइम डिफरेंस कितना होगा इन दोनों साउंड्स का जब गुंजन इन्हें सुनेगी। ओके, तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है 340 मीटर, ये हमें डिस्टेंस दे रखा है। ठीक है, अब हमें स्पीड ऑफ साउंड इन एयर और स्पीड ऑफ साउंड इन स्टील पता होनी चाहिए, ये कांस्टेंट रहती है जिनकी वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है। स्पीड ऑफ साउंड इन स्टील 5000 मीटर पर सेकेंड और स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 340 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये हमने फार्मूला पढ़ा है, जो वेलोसिटी होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ से हम टाइम निकाल लेंगे क्योंकि डिस्टेंस दोनों में सेम है 340 मीटर। तो यहाँ पे आ जाएगा टाइम वन एयर का, कि जब एयर के थ्रू गुंजन को जो आवाज़ सुनाई देती है उसे में कितना टाइम लगा। अब डिस्टेंस 340 और वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर 340, तो यहाँ से आ गया हमारा 1 सेकेंड। और दूसरा केस है, उस केस में कितना टाइम लगा जब वो स्टील के थ्रू साउंड गया था। ओके, तो यहाँ से हमें वेलोसिटी ऑफ स्टील डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी ऑफ स्टील, तो 340 डिवाइड बाय 5000, तो यहाँ से हमारा जो आता है टाइम आ जाता है 0.068 सेकेंड। अब दोनों में टाइम डिफरेंस निकाल लिया हमने। ठीक है, तो ये तो सिंपल सी बात है कि स्पीड ऑफ साउंड एयर में उससे ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि उसकी स्पीड स्लो होती है। ओके, तो यहाँ 1 सेकेंड आ गया, तो T1 माइनस T2, ये डिफरेंस आ गया हमारे पास इन दोनों का 0.932 सेकेंड। अब इस क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है जो टाइम इंटरवल है बिटवीन टू साउंड्स मस्ट बी एटलीस्ट 0.1 सेकेंड टू बी हर्ड सेपरेटली, कि दोनों साउंड को अलग से सुनने के लिए दोनों के बीच में जो टाइम डिफरेंस है कम से कम 0.1 सेकेंड होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ कितना टाइम डिफरेंस आया 0.932। ऑब्वियस सी बात है ये 0.1 से ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे इस में हमें दे रखा है कि कम से कम 0.1 होना चाहिए। 0.1 से ये ज़्यादा है, 0.9 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि गुंजन को जो है दोनों साउंड अलग अलग सुनाई देंगे। ओके, ये क्लियर हो गया आपको। अब इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट वो पढ़ते हैं ह्यूमन परसेप्शन ऑफ साउंड। ठीक है, इसमें हम पढ़ते हैं फिजिकल जो प्रॉपर्टी होती है साउंड की, ये इसमें दे रखा है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, जो टाइम पीरियड है, वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, एम्पलीट्यूड है और स्पीड है। ये हम पढ़ चुके हैं, ये वेल डिफाइंड है और इन्हें मेज़र भी कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी कितनी है, एम्पलीट्यूड कितना है, स्पीड कितनी है। अब यहाँ ये बात आ जाती है कि जब साउंड आता है तो हम साउंड को कैसे परसेप्ट करते हैं। ओके, तो इसमें दो टर्म्स यूज होती हैं, एक है लाउडनेस, ओके, एक है लाउडनेस। ठीक है,
और दूसरी क्या है, दूसरी है पिच। तो पिच और लाउडनेस क्या है इसके बारे में देखा कि हाउ फ्रिक्वेंसी इज प्रिसाइव्ड बाय ह्यूमंस इज कॉल्ड पिच, कि फ्रिक्वेंसी कैसे परसीव की जा रही है वो होती है पिच। जैसे साउंड परसीव्ड टू बी श्रील, श्रील हो सकता है, जैसे कि जब विसल और सायरन बजता है। और इनका जो होता है इसे कहते हैं हैव हाई पिच। जो डीप साउंड्स होते हैं लाइक थंडर और एन एयरक्राफ्ट रंबल, तो उनकी होती है लो पिच। ठीक है, तो इन जनरल हम पिच को रिलेट करते हैं फ्रिक्वेंसी से। पिच को अगर हम फ्रिक्वेंसी से रिलेट कर रहे हैं तो पिच की यूनिट हर्ट्स। ओके, और पिच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रिक्वेंसी के, ये हम मानते हैं, क्योंकि फ्रिक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा पिच होगी। हाई पिच साउंड्स हैव हायर फ्रिक्वेंसी, ठीक है, लो पिच साउंड्स हैव लोअर फ्रिक्वेंसी। ओके, इसमें जो हाई पिच होती है ना, अगर पिच हाई है तो वो श्रिल साउंड बनता है, और जो मोस्टली फीमेल्स का होता है और चिल्ड्रंस का। ओके, लो पिच में ग्रेव साउंड होता है जो होता है मेल वॉइस में। ओके, अब लो लो फ्रिक्वेंसी है, अगर फ्रिक्वेंसी लो है तो लो पिच और वेवलेंथ ज़्यादा होगी, क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन पढ़ा था। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, जो था, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम, अगर फ्रीक्वेंसी कम है, यहाँ फ्रीक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ ज़्यादा। और फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं कि डेफिनेट टाइम में कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन वो करती है। ठीक है, इसमें दिया है एवरीवन्स वॉइस साउंड्स यूनिक एंड यू कैन ऑफन इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज योर टीचर और फ्रेंड्स कॉलिंग आउट योर नेम, कि हर किसी की जो वॉइस है वो यूनिक होती है और हम उसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं जब वो हमारा नाम बुलाते हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं वाई डू आवर वॉइस साउंड्स डिफरेंट्स, कि हमारी जो वॉइस साउंड्स है वो डिफरेंट क्यों है। मेल फीमेल चिल्ड्रन वॉइस डिफर नॉट जस्ट इन देयर फ्रीक्वेंसी बट आल्सो ऑन हाउ द साउंड इज शेप्ड बाय द थ्रोट माउथ एंड नेसल एक्टिविटी। तो इन सब का कारण क्या है, जो साउंड प्रोड्यूस किया जाता है हमारे थ्रोट माउथ और नेसल कैविटी से। ठीक है, तो क्या होता है, जो वॉइस के वोकल कॉर्ड्स होते हैं ना, वो उनकी लेंथ होती है और थिक होते हैं, जिसके कारण जो वाइब्रेटिंग लेस फ्रिक्वेंटली, जो उनके साउंड को थोड़ा डीप बना देते हैं। ओके, वॉइस के जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं उनकी लेंथ ज़्यादा होती है और वो थिक होते हैं, जिस वजह से वो वाइब्रेट करते हैं लेस फ्रिक्वेंटली। लेस फ्रिक्वेंसी की वजह से उनकी पिच क्या होगी, लो होगी। लो पिच उनके वॉइस को डीप बना देती है। ओके, तो यहाँ पे अब हमारे पास एक्टिविटी 10.8 है, जिसमें हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। आपने क्या करना है, आपने एक मोबाइल ऐप ले लेनी है, वो मोबाइल ऐप जो जनरेट करे साउंड्स को। वहाँ पे आपने फ्रिक्वेंसी सेट कर देनी है कि 200 हर्ट्स, और प्ले और लिसन केयरफुली। फिर उसके बाद आपने प्ले करना है और उसे ध्यान से सुनना है, और उसकी फ्रिक्वेंसी को आप स्टेप बाय स्टेप 100 हर्ट्ज से 1000 हर्ट्ज तक ले जाएं, और आप देखिए कि साउंड कैसे चेंज हो रहा है। ओके, फ्रिक्वेंसी कम है, फ्रिक्वेंसी कम है तो लो पिच, लो पिच में क्या होता है, डीप साउंड होते हैं। ठीक है, और ऐसे ही नेक्स्ट सेट द फ्रिक्वेंसी टू 50 हर्ट्ज। उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे ये 1000 हर्ट्ज तक ले गए, उसके बाद आप उस फ्रिक्वेंसी को 50 हर्ट्ज पे सेट कीजिए। उसके बाद फ्रिक्वेंसी को आपने 50 से 20 हर्ट्ज तक लेके जाना है, और द पॉइंट वेयर यू कैन नॉट हेयर द साउंड एनीमोर, और उस पॉइंट तक ले जाना है जहाँ तक आप साउंड नहीं सुन पाओगे। ओके, अब देखिए, अब हमारे पास है कैन ह्यूमन्स हेयर्स ऑल साउंड, क्या हम सभी प्रकार के साउंड सुन सकते हैं? नहीं, हमारे पास एक ये लिमिटेड रेंज है साउंड फ्रीक्वेंसी की जो हम सुन सकते हैं, और ये कितनी होती है, ये है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। इस रेंज में अगर
कोई भी फ्रीक्वेंसी है तो हम उसे सुन सकते हैं। लेकिन ये फ्रीक्वेंसी क्या है, ये वेरीज करती है पर्सन टू पर्सन। आपने देखा होगा कि ज़्यादा एज हो जाती है किसी की तो उसे बेशक फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में, लेकिन उसे कम सुनाई देता है, ठीक है। अब इसमें यह बता रहा है कि वो साउंड वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है, 20 हर्ट्ज से कम है, तो यहाँ पे कम यानी इंफ्रासोनिक, ओके, ज़्यादा यानी अल्ट्रासोनिक, ओके, अंडरस्टूड, ओके। अब जो इंसान है वो इंफ्रासाउंड और अल्ट्रासाउंड को नहीं सुन सकता, उसके लिए रेंज है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। लेकिन कुछ एनिमल्स होते हैं जिनमें डॉग्स आ जाते हैं, कैट्स, बैट्स, डॉल्फिन्स, ये अल्ट्रासाउंड वेव को डिटेक्ट कर लेती है। अल्ट्रासाउंड वेव कौन सी, जिनकी 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा है। लेकिन एलिफेंट्स, ये तो याद रखिए, एलिफेंट्स कैन डिटेक्ट इंफ्रासाउंड, वो 20 हर्ट्ज से कम को भी सुन सकते हैं। अब लाउडनेस क्या है, अब हमने पिच के बारे में तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे लाउडनेस के बारे में। तो ह्यूमंस परसाइव द एम्पलीट्यूड ऑफ ए साउंड वेव एज लाउडनेस, कि किसी साउंड वेव का एम्पलीट्यूड क्या है उससे परसाइव करते हैं लाउडनेस की तरह। जिसका लार्जर एम्पलीट्यूड होगा वो हायर लाउडर सुनाई देगा, जिसका स्मॉलर एम्पलीट्यूड होगा वो सॉफ्टर सुनाई देगा, ठीक है। अब ये हमारे पास ग्राफ है किसी साउंड वेव का, तो एम्पलीट्यूड हमने पढ़ा था, ये है, ये चीज़ क्या है, इसका एम्पलीट्यूड। इन दोनों का अगर हम कंपेयर करते हैं तो आप बताओ किसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, दिस वन और दिस वन। इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है मेन पोजीशन से जो हाईएस्ट पीक है, और इस हाईएस्ट पीक को हम क्या कहते हैं, क्रस्ट। इसका लो एम्पलीट्यूड है, लो एम्पलीट्यूड मतलब सॉफ्ट साउंड, हायर एम्पलीट्यूड मतलब लाउड साउंड, ओके। और लाउडनेस क्या डिक्रीज करती है एज वी मूव फर्दर फ्रॉम दी सोर्स। जितना हम सोर्स से दूर चलते जाएंगे उतनी लाउडनेस उसकी डिक्रीज होती जाएगी। अगर आपके पास कोई बोल रहा है तो उसकी लाउडनेस ठीक है, लेकिन जैसे ही आप उससे थोड़ी दूर जाओगे तो आपको उसकी आवाज़ कम सुनाई देती जाएगी। तो यही इसमें ये बता रहा है, लाउडनेस डिक्रीजेस एज वी मूव फर्दर अवे फ्रॉम द सोर्स, ओके। अब क्या है कि लाउडनेस और इंटेंसिटी आर ऑफन यूज इंटरचेंजेबली। जो हमारी एवरीडे की लैंग्वेज है जिसमें हम कहते हैं लाउडनेस और इंटेंसिटी क्या है, आपस में यूज़ कर सकते हैं। लाउडनेस की जगह इंटेंसिटी बोल दी, इंटेंसिटी की जगह लाउडनेस बोल दिया। लेकिन जो इंटेंसिटी है वो है एक मेजरेबल क्वांटिटी, इंटेंसिटी को हम मेज़र कर सकते हैं। लेकिन जो लाउडनेस है वो डिपेंड करती है लिसनर्स की सुनने की क्षमता पे, यानी हेयरिंग एबिलिटी, ठीक है। लाउडनेस परसेप्शन ऑफ द स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी ऑफ द साउंड, ठीक है। लाउडनेस एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है, और हायर एम्पलीट्यूड मीन्स लाउडर साउंड। जो लाउडनेस है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड का स्केयर और डिस्टेंस के स्केयर के, ठीक है। और जो लाउडनेस की ये यूनिट है हमारे पास फोन, सोन एंड डेसिबल, ओके, यहाँ भी दिया। साउंड लाउडनेस इज कॉमनली मेजर्ड इन डेसिबल, इसे डेसिबल्स में मेजर किया जाता है, ठीक है। अगर हम इवन ए स्मॉल इंक्रीज इन डेसिबल लेवल मीन्स ए लार्ज इंक्रीज इन द साउंड इंटेंसिटी। अगर हमने थोड़ा सा भी चेंज किया है डेसिबल लेवल में तो इसका मतलब है कि हम साउंड की इंटेंसिटी में बहुत ज़्यादा चेंज ला रहे हैं, ठीक है। और अनवांटेड और हार्मफुल साउंड, जो साउंड हम सुनना नहीं चाहते या जो हमारे लिए हार्मफुल है उसे हम कहते हैं नॉइज़, ओके। और नॉइज़ पोल्यूशन एक तरह से एक क्रिटिकल प्रॉब्लम है। तो कई लोगों को जिन्हें सुनने में दिक्कत होती है तो वो अपना हेयरिंग एड्स यूज़ करते हैं
तो हेयरिंग एड्स किस चीज़ की कंसिस्ट होते हैं, उसमें माइक्रोफोन होता है, एम्पलीफायर होता है और स्पीकर। ओके, अब यहाँ देखिए, ये ईयर है, ह्यूमन ईयर्स है। तो इसमें क्या होता है, अब भी हमें पता नहीं लगता कि कैसे ये जो हमारे सुनने की प्रोसेस काम करती है। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें ये हमारे पास एक है ईयर ड्रम, ये यहाँ पे ईयर ड्रम दिखा रखा है। ठीक है, जैसे ही साउंड हमारे ईयर में एंटर करता है, ठीक है, जैसे ही साउंड हमारे ईयर में एंटर करता है तो एक थिन मेम्ब्रेन क्रिएट हो जाती है। ठीक है, इट कोसेस ए थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड ईयर ड्रम टू वाइब्रेट। जैसे साउंड एंटर हुआ, ईयर ड्रम में क्या हुआ, वाइब्रेशन हुई। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो हमारे यहाँ टिनी बोन्स होती है, छोटी छोटी सी बोन्स होती है, ये क्या करती है, इन वाइब्रेशंस को एम्पलीफाई कर देती है। और यहाँ पे इस पॉइंट पे ये जो है, इस पॉइंट पे इस वाइब्रेशन को ये कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। उसके बाद वो सिग्नल ब्रेन तक जाते हैं और परसीव करते हैं उन्हें सिग्नल्स को एज ए साउंड। ओके, और हैविंग 2 ईयर्स एलो करते हैं ब्रेन को कि पिन आउट करे कि किस डायरेक्शन में से ओरिजिन ऑफ साउंड है, कि साउंड कौन सी डायरेक्शन में से आ रहे हैं। ठीक है, और जिस कंपेयर करने के बाद जिस डायरेक्शन से साउंड पहले आ रहा है वो फिगर आउट करता है कि किस डायरेक्शन से आ रहा है। ठीक है, इट फिगर आउट्स वेयर द साउंड केम फ्रॉम बेस्ड ऑन द टीनी टाइम गैप बिटवीन द टू। और इन दोनों के बीच में जो टाइम गैप होता है वो लेस देन थाउजेंड्स ऑफ सेकेंड। ओके, यानी 1 सेकेंड का 1000th पार्ट से भी कम होता है। और हम तो इंसान तो ये कान से सुन सकते हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स होते हैं उनका जो हेयर करने की प्रोसेस है वो डिफरेंट होती है। जैसे स्नेक्स हैं और फिश हैं, वो वाइब्रेशन के थ्रू अपने थ्रू देयर बॉडीज वो साउंड को हेयर करते हैं। और सम इंसेक्ट सेल, जिनके इंसेक्ट्स हैव ईयर लाइक ऑर्गन्स और देयर बॉडी पार्ट्स। ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, टोन क्या है, व्हाट इज टोन। टोन है एक साउंड है जिसकी सिंगल फ्रीक्वेंसी होगी, सिंगल फ्रीक्वेंसी साउंड। ओके, और ये प्रोड्यूस की जाती है ट्यूनिंग फोर्क और बाई ओरल विस्लिंग। और म्यूजिकल नोट लाइक द साउंड प्रोड्यूस बाई प्लकिंग ए तानपुरा स्ट्रिंग और सिंगिंग, वो होता है कॉम्बिनेशन होता है लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी जिसे हम फंडामेंटल कहते हैं और हायर फ्रीक्वेंसी जिसे हम ओवरटोन कहते हैं, जो एक साथ मिलके एक रिच और प्लेजेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे कुछ इंडियन स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स के नाम दिए गए हैं, जैसे सारंगी, सितार एंड वीणा। इनमें एक्स्ट्रा स्ट्रिंग्स होते हैं टू एनरिच दिस कॉम्बिनेशन। ये जो कॉम्बिनेशन है साउंड्स का, उनको एनरिच करने के लिए इनमें एक्स्ट्रा स्ट्रिंग्स लगा दिए जाते हैं। ओके, अब आप ये देखिए, कुछ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि फ्लूट होगी, एक तारा हो गया और तबला। ये करते हैं सेम नोट एट द सेम लाउडनेस, सेम नोट करेंगे। नोट, ये साउंड की नोट्स होती हैं म्यूजिक में, जैसे सा रे गा मा, ये नोट्स हैं। तो ये सेम नोट एट द सेम लाउडनेस करते हैं और ईच साउंड्स यूनिक, और दिस क्वालिटी इज कॉल्ड टिम्बर। ओके, और ये कम्स फ्रॉम देयर शेप, मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, जो डिटरमाइन करता है इनका पैटर्न एंड इंटेंसिटी ऑफ द ओवरटोन। ठीक, कि ओवरटोन की इंटेंसिटी क्या होगी, उनका पैटर्न क्या होगा, ये सब इनकी शेप, मटेरियल और कंस्ट्रक्शन डिटरमाइन करती हैं। अब आ जाता है ऑक्टेव। ऑक्टेव क्या है, तो ऑक्टेव इंटरवल होता है बिटवीन 2 नोट्स, जिसमें एक नोट की फ्रीक्वेंसी दूसरे से ज़्यादा होगी। मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल में दे रखे हैं 200 हर्ट्स एंड 400 हर्ट्स।
हम इसे ले सकते हैं 20 हर्ट्स, एक वेव की फ्रीक्वेंसी ये, दूसरे की इससे डबल होनी चाहिए 40 हर्ट्स। तो जो इंटरवल होगा ना बिटवीन टू नोट्स का, उसे कहते हैं ऑक्टेव। ओके, हमारे ये साइंटिस्ट हैं सर सीवी रमन, जिन्हें इंडिया का पहला नोबेल प्राइज मिला था साइंस में फॉर डिस्कवरिंग ऑफ रमन इफेक्ट। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है जनरल नॉलेज के लिए। ओके, अब हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जो साउंड वेव है वो कैन बाउंस ऑफ ऑब्स्टेकल्स लाइक सॉलिड और लिक्विड एंड दिस इज नोन एज द रिफ्लेक्शन। हमने कई बार देखते हैं कि जब हम कुछ आवाज़ लगाते हैं किसी को तो वो हमारे पास बाउंस बैक होती है। जैसे आप किसी हिल स्टेशन पे चले जाते हैं, आप कुछ ज़ोर से चिल्लाते हैं वहाँ पे, तो आपको वही साउंड कुछ टाइम बाद वापस सुनाई देती है, तो इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। और जो साउंड है ना, सेम लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता है जैसे लाइट करती है। ठीक है, तो और इसका सबसे मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो है वो है इको। ओके, अब हमारे पास इको क्या होती है। अगर ये कह रहा है कि अगर आप किसी माउंटेन के पास खड़े हैं या किसी लॉन्ग कॉरिडोर में खड़े हैं, तो आप अपनी आवाज़ को कुछ समय बाद सुन सकते हैं। वी मे हेयर आवर वॉइस अगेन आफ्टर सम टाइम। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इको कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो साउंड है रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट्स ऑफ द हार्ड सरफेस ऑफ ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एंड कम्स बैक टू अस। ठीक है, दूर पे कोई हार्ड ऑब्जेक्ट है, उससे साउंड रिफ्लेक्ट बैक होके हमारे तक आता है। इस प्रोसेस को इको कहते हैं। और ये हर जगह नहीं सुनाई दे सकती। कहीं आप सोचो, इन ए स्मॉल रूम वॉल रिफ्लेक्शंस अराइव टू क्विकली फॉर द ब्रेन टू सेपरेट देम फ्रॉम द ओरिजिनल साउंड। ओके, तो कम से कम कितना टाइम गैप होना चाहिए कि हमें इको सुनाई दे? तो उसके लिए हमारा टाइम गैप होना चाहिए 0.1 सेकेंड का। ठीक है, अगर जो टाइम गैप है इससे कम है, यानी 0.1 सेकेंड से कम है, तो हम इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और ये जो टाइम ड्यूरेशन है ना 0.1 सेकेंड की, ये हमारी हेल्प करती है मिनिमम डिस्टेंस निकालने में ऑफ ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहाँ से हम अपनी आवाज़ को इको के रूप में सुन सकते हैं। ठीक है, ये देखो स्पीड ऑफ साउंड कितनी है, 340 मीटर सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई साउंड इन 0.1 सेकेंड कितना होगा हमें पता है, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, तो 34 मीटर। ओके, इसका मतलब ये है कि 34 मीटर वुड बी द डिस्टेंस ट्रेवल बाय साउंड फ्रॉम द सोर्स टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड बैक। यानी कि अगर आप यहाँ खड़े हैं और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो आपके साउंड को यहाँ जाने में, उस ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आने में 34 मीटर ये टोटल है। तो एक साइड का कितना हो गया जाने में, हाफ हो गया इसका, यानी 17 मीटर। तो मिनिमम इको डिस्टेंस इज हाफ ऑफ दिस, और हाफ ऑफ दिस या 17 मीटर। इंपॉर्टेंट है ये भी। और जितना हार्डर और स्मूथ सरफेस होगा उतनी इको स्ट्रोंगर होएगी, क्योंकि जितना हार्ड और स्मूथ सरफेस उतनी जल्दी रिफ्लेक्ट होगा साउंड। सॉफ्ट सरफेस लाइक कर्टन्स, जो पर्दे होते हैं, वो क्या करेंगे, आपके साउंड को ऑब्जर्व कर लेंगे। जो रफ सरफेसेस होंगे वो क्या कर देंगे, आपके साउंड को इधर उधर ऐसे सेपरेट कर देंगे। ओके, स्कैटर कर देंगे इसे डिफरेंट डायरेक्शन में। सो
इन केस जब ये स्कैटर कर देंगे डिफरेंट डायरेक्शन में, तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा इको को क्लियरली सुनने के लिए। अब यहाँ हमारे पास एक एग्जांपल है, हम एक एम्प्टी कॉरिडोर है उसमें क्लैप करते हैं और हमें इको सुनाई देती है आफ्टर 0.5 सेकेंड, यानी टाइम दिया हमें 0.5 सेकेंड। ओके, और स्पीड ऑफ साउंड कितनी है, वेलोसिटी हमारे पास है 340 मीटर सेकेंड। ओके, डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस हो गया स्पीड इनटू टाइम, और यहाँ पे स्पीड हमारे 340 और टाइम है 0.5। ठीक है, अब इको के केस में जैसे हमने इस टाइम को हाफ करना है, क्योंकि ये टाइम वो बताता है जब सोर्स से वॉइस निकली, साउंड गया सोर्स से और यहाँ पे कोलाइड हुआ हार्ड सरफेस से और उसके बाद वापस आया, तो ये टोटल टाइम दिखा रहा है इसके जाने का और उसके बाद आने का। तो इसके यहाँ से ओरिजिन से यहाँ तक जाने का टाइम कितना होगा, इसका हाफ। तो यहाँ से हमारे पास डिस्टेंस निकल आएगा कि कितनी दूर पे वो सोर्स है, सोर्स से कितनी दूर पे है जहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है साउंड, तो ये आ गया 85 मीटर। ओके, क्लियर। इसके बाद है एक एक्सपेरिमेंट इज बीइंग सेट अप दैट रिक्वायर्स इको टू अराइव एट लीस्ट 0.2 सेकेंड आफ्टर द एमिशन ऑफ साउंड, बट मिनिमम डिस्टेंस शुड बी ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेस्ड एट। सेम यही जो हमने ये फॉर्मूला लगाया है इसमें आपने ये पुटअप करके, आपको स्पीड ऑफ साउंड भी दे रखी है, टाइम भी दे रखा है और टाइम का हाफ करना है, ये डिस्टेंस निकल आएगा। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं रिवर्बरेशन। इसमें क्या होता है, कई बार जो साउंड होता है वो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस जाता है फ्रॉम दी वॉल्स इन ए लार्ज ऑडिटोरियम। अगर कोई लार्ज ऑडिटोरियम है तो उसमें जब साउंड एमिट होने के बाद बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शंस होती हैं, कभी एक वॉल से टकरा रहा है, कभी दूसरे से, कभी रूफ से। ठीक है, तो ये जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होती है ना, साउंड को परसिस्ट करती है आफ्टर द सोर्स स्टॉप्स एमिटिंग साउंड, और इस फिनोमिना को ही हम क्या कहते हैं, रिवर्बरेशन। ठीक है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस मेक साउंड परसिस्ट आफ्टर द सोर्स स्टॉप एमिटिंग साउंड, यानी सोर्स ने साउंड एमिट करना बंद कर दिया है लेकिन उसके बाद भी रिफ्लेक्शंस की वजह से हमें ये साउंड सुनाई देता है, और इसे कहते हैं हम रिवर्बरेशन। और इस केस में जो टाइम डिफरेंस है कम से कम 0.05 से लेस होना चाहिए। दिस अकर्स व्हेन साउंड रिफ्लेक्शंस फ्रॉम सरफेसेस अराइव विद ए टाइम डिफरेंस लेस देन, ओके, टाइम डिफरेंस लेस देन होना चाहिए, और इको के केस में 0.1। ठीक है, और modern auditoriums and large concert halls are designed to have desirable reverberations। ठीक है, इसलिए लगाया जाता है कि ऑडियंस जो है स्पीच, म्यूजिक और अदर साउंड्स को क्लियरली सुन सके, वो डिस्टॉर्ट ना हो। साउंड ऑब्जर्विंग पैनल्स, चेयर्स, कर्टन्स, अदर सॉफ्ट पोरस सरफेसेस रिड्यूस, क्योंकि ये साउंड को ऑब्जर्व कर लेते हैं, इसलिए ये जो रिवर्बरेशंस की प्रोसेस है ये उसे रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप जनरल नॉलेज के हिसाब से देख सकते हैं। एक है विस्परिंग गैलरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ गोल गुंबज, कभी कभी GOI हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो जाता है, लेकिन ये है गोल गुंबज इन बीजापुर कर्नाटका। इसमें अगर आपने एक हल्की सी भी विजल बजाई है तो वो आपको काफ़ी बार सुनाई देगी। ठीक है, और ये GK के हिसाब से इसलिए इम्पोर्टेंट है कि गोल गुंबज कहाँ है, बीजापुर कर्नाटका। उसके बाद हमारे पास है अल्ट्रासोनिक एंड
सोनिक वेव्स एंड देयर एप्लीकेशंस। अल्ट्रासोनिक वेव्स कौन सी होगी? जिनके 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा की फ्रिक्वेंसी है, ओके। और इंफ्रासोनिक जिनकी लेस देन 20 हर्ट्ज है। और इंफ्रासोनिक वेव्स को कौन सुन सकते हैं? एलिफेंट्स, ये हमने पीछे पढ़ा था। अब हमने साउंड वेव्स होगी इंफ्रासोनिक वेव्स जिसकी लेस देन 20 हर्ट्ज, जो इंसान सुन सकता है वो होगी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, और जो अल्ट्रासोनिक होगी 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा है। अब इनकी हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस दी हुई है, ओके। जैसे इंफ्रासोनिक वेव्स का कहाँ यूज़ होता है? ये इनका यूज़ होता है डिटेक्टिंग नेचुरल इवेंट्स सच एस अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरप्शंस। इंफ्रासोनिक का देखो, इंफ्रा यानी अंदर, ऐसे याद कर लो आप, तो अंदर अर्थक्वेक होता है और वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं जो अर्थ के अंदर से ही शुरू होते हैं, ओके। और यूज फॉर डिटेक्टिंग सीवर स्टॉर्म्स सच एज वेव्स ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस थ्रू एयर एंड अर्थ। ये इंफ्रासोनिक वेव्स की एप्लीकेशंस है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और अल्ट्रासोनिक वेव्स, ये जितने भी यूज़ दे रखे हैं आपको, ये सब दे रखे हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स के यूज़, जो हमारे इमेजिंग करता है इंटरनल ऑर्गन्स की विदाउट सर्जरी, इसे हम अल्ट्रासोनोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। और यूज फॉर लोकेटिंग ऑब्जेक्ट्स व्हेन साउंड वेव्स गेट रिफ्लेक्टेड ऑफ देम। तो ये 5 यूज़ हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स के। उसके बाद हमारा आता है इको लोकेशन, ओके। इको लोकेशंस क्या है? इको लोकेशंस क्या है? इसमें हम बैट्स तो देखे होंगे जिसे हिंदी में चमगादड़ बोल देते हैं। तो ये अपना खाना कैसे ढूंढते हैं, ठीक है। तो क्या है, जो मोस्ट बैट्स होते हैं वो शॉर्ट बर्स्ट ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है, ये अल्ट्रासोनिक वेव्स छोड़ते हैं, शॉर्ट बर्स्ट ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स विच आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम नियर बाई ऑब्जेक्ट्स। ये इसके पाथ में कोई ऑब्जेक्ट है, इसने अल्ट्रासोनिक वेव्स छोड़ दी, तो ये वेव्स देखो, जब ये ऐसे दिखा रहे हैं इस फॉर्म में, तो ये वेव्स जा रही हैं यहाँ से, ये बढ़ती जा रही है, ठीक है। लेकिन इससे टकराई, जो इंसेक्ट है या कुछ भी है, ये वेव वापस यहाँ से बैट के पास आई, ठीक है। तो इसी चीज़ को सेंस करके डिटरमाइन करता है कि भाई रास्ते में पोजीशन ऑफ ऑब्स्टेकल क्या है या प्रे है, उसकी पोजीशन क्या होगी, ठीक है, इस रिफ्लेक्शन के थ्रू ही। तो जो एबिलिटी है टू लोकेट ऑब्जेक्ट यूजिंग रिफ्लेक्टेड साउंड वेव इज कॉल्ड इकोलोकेशन। इकोलोकेशन का मतलब ये हो गया कि इसकी जो एबिलिटी है जिसके थ्रू इसने ऑब्जेक्ट को लोकेट किया है रिफ्लेक्टेड साउंड की हेल्प से, तो उसे ही कहते हैं इकोलोकेशंस। और ये बैट्स के अलावा डॉल्फिन्स, वेल्स और कुछ बर्ड्स के अंदर भी होती है जो इसका यूज़ करते हैं फॉर नेविगेशन एंड हंटिंग। इसमें कह रहा कि अगर ह्यूमंस भी डिटेक्ट करने लगे अल्ट्रासोनिक वेव्स को डॉग्स और जैसे डॉग्स करते हैं, तो इसके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज होंगे, ये आपने सोच के बताना है। उसके बाद इसी प्रिंसिपल का यूज़, जो इकोलोकेशन हमने ऊपर पढ़ा, इसका यूज़ किया जाता है अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन थ्रू सोनार। सोनार की फुल फॉर्म क्या होगी? ये है सोनार, साउंड, एसओ से साउंड, एन ए से नेविगेशन, आर से रेंजिंग एंड रेंजिंग, ओके। तो सोनार, इसमें क्या किया जाता है, जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है, ये शिप है, यहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं, इस शिप ने ये अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजी वाटर के अंदर, ठीक है। और ये रिफ्लेक्ट, अगर यहाँ पे कोई
हमारे पास कोई भी, ये लगा लो शिप के अलावा कोई भी हार्ड ऑब्जेक्ट है, तो ये वेव्स क्या होएगी, उससे टकरा के वापस आ जाएंगी। तो इस सोनार मेथड से या सोनार ये एप्लीकेशन से हमें पता लगता है कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है, डायरेक्शन क्या है, ठीक है, और उसकी स्पीड क्या है, जो अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स होते हैं लाइक सबमरीन्स और शिपरेक्स। ओके, अब देखिए, ए नेवल सोनार सिग्नल सेंड्स इनटू सी वाटर रिटर्न्स आफ्टर 0.90 सेकेंड। यानी कि ये शिप है, इसने सिग्नल भेजा, ठीक है, ये यहाँ आया, उसके बाद ये रिफ्लेक्ट बैक हुआ, तो टोटल टाइम इसे लगा 0.90 सेकेंड। तो एक बार में जाने में कितना लगा, इसका हाफ कितना हो जाएगा, 0.45 सेकेंड। अब हमने बतानी है कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर है। टाइम आ गया, टाइम पता है हमें, इतना टाइम लगा इस वेव्स को जाने में। तो स्पीड क्या है हमारी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस पता लग जाएगा ऑब्जेक्ट का, स्पीड ऑफ, और स्पीड दे रखी है वेव की कितनी है, स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज 1530 इंटू 0.45। तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। ओके, उसके बाद आजकल ड्रोन्स और एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक साउंड फ्रॉम देयर मोटर्स एंड इंजन्स, ठीक है। तो ये जो हमारे ड्रोन हैं या एयरक्राफ्ट्स हैं, इनका यूज़ किया जाता है आजकल फॉर ऑडियो सर्विलेंस, हेल्प्स मॉनिटर एयर स्पेस फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ठीक है। सर्विलेंस के लिए यूज़ किया जा रहा है ड्रोन का। ओके, उसके बाद sound travels much farther in water than light, and then it is used for various underwater applications. A sonar signal sent to find the depth of ocean takes 4 seconds to return. What is the depth of the ocean at that location if the speed of sound is? टाइम हमारे पास, टाइम कितना है, टाइम लग रहा है 4 सेकेंड, तो डेप्थ के लिए टाइम हो जाएगा 2 सेकेंड, क्योंकि 4 सेकेंड तो वो टाइम है सोर्स से निकला, और सोर्स से निकलने के बाद उस सरफेस पे गया और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आया, टोटल टाइम आ गया, यानी उस सरफेस तक जाने का टाइम आ गया हमारे पास 2 सेकेंड। टाइम आ गया, स्पीड दे रखी है, तो सेम फार्मूला यूज़ करके हम यहाँ से निकाल लेंगे। ओके, अब हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा साउंड। अब हम इसमें देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव दैट नीड्स ए मीडियम टू ट्रेवल। हमने पता था मैकेनिकल वेव्स को मीडियम की ज़रूरत होती है ट्रैवल करने के लिए, और लॉन्गिट्यूडनल वेव है मतलब जो पार्टिकल है वो मेन पोजीशन से टू एंड फ्रो मूव करेगा लॉन्गिट्यूडनल वेव में। और ट्रांसवर्स वेव में क्या करता है, एक बार ऊपर ऐसे। साउंड ट्रैवल कर सकता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। इन साउंड ट्रैवलिंग इट इज़ द डेंसिटी डिस्टर्बेंस दैट ट्रैवल्स। हमने पढ़ा था सिर्फ डेंसिटी डिस्टर्बेंस है वो ट्रैवल करती है, पार्टिकल ट्रैवल नहीं करते, पार्टिकल कोलाइड टू एंड फ्रो ही मूव करते हैं। ओके, जो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ, इस ये हमने जो वेव बना दी थी ऐसे ला लें, तो ये क्रस्ट होगी, ये होगी ट्रफ। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो वेवलेंथ, ये एम्पलीट्यूड। The change in density of the medium at a fixed point from maximum to minimum and then again to the maximum makes one complete oscillation. One complete oscillation क्या हो गया, इस पॉइंट से लेके एक हाई पीक, फिर एक लो पीक, और दोबारा ये जहाँ, तो इस चीज़ को ये है complete oscillation. The number of density oscillation at a fixed point per unit time is called frequency.
ठीक है। और जो टाइम टेकन लगता है वन कंप्लीट डेंसिटी ऑसिलेशन पे एक फिक्स्ड पॉइंट पे, उसे हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड ऑफ द वेव। एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव इज मैक्सिमम चेंज इन एयर डेंसिटी इन ए कंप्रेशन और रेयरफैक्शन कंपेयर टू द एवरेज डेंसिटी। ये हमारी एवरेज डेंसिटी मान लो, यहाँ मैक्सिमम यहाँ मिनिमम, तो ये जो डिस्टेंस है इसे कहते हैं एम्पलीट्यूड। The amount of sound energy passing through a unit area perpendicular to the direction of the propagation of sound wave in a unit time is called intensity of the sound. इंटेंसिटी हमने पढ़ी थी, कोई साउंड वेव्स हैं जिस डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं उसके परपेंडिकुलर जो यूनिट एरिया से जो साउंड एनर्जी पास करती है उसे इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहते हैं यूनिट टाइम में। ओके। Speed of sound can be defined as the distance which a point on a wave such as crest or trough travels in unit time। जैसे ये पॉइंट है तो हम साउंड की स्पीड कैसे करेंगे, ये जो पॉइंट है वो यूनिट टाइम में कितना ट्रेवल करता है वो उसकी स्पीड हो जाएगी। ओके। Echoes and reverberations are heard because of the reflection of sound from various surface। ठीक है, various surface से reflection की वजह से echo में एटलीस्ट 0.1 और उसमें 0.05 सेकेंड। साउंड वेव्स विथ फ्रिक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्स इंफ्रासोनिक वेव्स, और साउंड वेव्स जिनकी फ्रिक्वेंसी अबव 20 किलो हर्ट्स है उन्हें कहते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। इसी के साथ हमारा जो क्लास 9th का चैप्टर नंबर 10 है साउंड वेव्स, इसका थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। इसका एक और पार्ट बनाएंगे, पार्ट 3, जिसमें हम एनसीईआरटी में जो ये एक्सरसाइज दी हुई है, क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये कवर करेंगे। ये अप्रोक्सीमेट 15 क्वेश्चन है, तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो आप सभी का थैंक यू, आपने इतने ध्यान से सुना। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धीरे धीरे हम क्लास 9th के साइंस और मैथ, क्लास 10th की साइंस और मैथ को कवर करेंगे। थैंक यू आज के लिए।